नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है सफर इतिहास का चैनल पर। काफी समय बाद मैं फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ और इस बार हमारा सफर शुरू होगा कक्षा 8 की इतिहास की किताब के तीसरे अध्याय से। पिछले 2 अध्यायों में हमने देखा था कि भारत में कैसे नई शक्तियाँ उभर रही थीं और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे उस दौर की ओर जहाँ ब्रिटिश शासन ने भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदलने का प्रयास शुरू किया। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 3। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो उससे पहले एक बार एनसीईआरटी की बुक जरूर देखिए। उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। याद रखिए, सही समझ वहीं से शुरू होती है जहां बुक खोली जाती है। पीडीएफ टेलीग्राम पर है और लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। यह है चैप्टर 3 क्लास 8 हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो है ग्रामीण क्षेत्र में शासन चलाना। इसमें हम लोग देखेंगे कंपनी दीवान बन गई, यूरोप के लिए फसलें जिसमें भारतीय नील के बारे में बात करेंगे, देन नील विद्रोह। बात करें कंपनी दीवान बन गई तो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह से बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लिया। कंपनी की आमदनी, खेती में सुधार की जरूरत थी। ये समस्या मुनरो व्यवस्था द्वारा सॉल्व की गई। कंपनी दीवान बन गई। यह घटना रॉबर्ट क्लाइव के समय घटी। 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल का दीवान ईएसी को तैनात किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब कंपनी राजस्व, व्यापार और शासन तीनों पर अधिकार कर ली। बात करेंगे कंपनी की आमदनी जो रेवेन्यू से मिलती थी, दीवान या लगान वसूलने से। जमींदारों के माध्यम से लगान वसूला जाता था, जमींदारों के माध्यम से, जिसमें कुछ समस्याएं आई, जैसे ज्यादा लगान, सस्ती खरीद, किसान कारीगर परेशान। खेती में सुधार की बात की गई। कंपनी की आमदनी के लिए खेती में सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? तो आर्थिक संकट की वजह से खेती सुधार पर जोर दिया गया। जमीन में निवेश की सोच, जिसमें अस्थायी बंदोबस्त 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू हुआ। जमींदार कर या टैक्स वसूलकर्ता बने। अस्थायी टैक्स इसमें तय हुआ। सूरज ढलने का कानून, जिसे सनसेट लॉ के नाम से जानते हैं, इसमें लगा। समस्याएं क्या थी? कर अत्याधिक, जमींदारी नीलाम, खेती बढ़ी लेकिन कंपनी को लाभ नहीं, टैक्स फिक्स था, जमींदारों ने सुधार नहीं किया। बात करेंगे यूरोप के लिए फसलें। यह फसलें यूरोप की मांग के अनुसार उगवाई गईं। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूं, पंजाब और महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल। 18वीं सदी के आखिर तक अफीम और नील पर जोर दिया जाने लगा। 1765 में ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाना बंद। 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा, 1/3 आबादी खत्म हुई। देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें बात करेंगे अस्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी या मुनरो व्यवस्था की। अस्थायी बंदोबस्त के बारे में पिछले पेज में हमने अभी बात किया। आमदनी बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था महलवाड़ी शुरू की गई। यह पूरे भारत के 19% भूभाग पे लागू था अस्थायी बंदोबस्त, और महलवाड़ी व्यवस्था 30% भूभाग पे था और रैयतवाड़ी 51% भूभाग पे था। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में लागू की गई थी। क्षेत्र थे उत्तर पश्चिमी प्रांतों, उत्तर भारत, अधिकतर उत्तर प्रदेश का एरिया। कर जो टैक्स था गांव महाल स्तर पर तय था। टैक्सेस जो थे वो महाल स्तर पर तय थे। गांव के मुखिया जिम्मेदार। कर राशि अस्थायी नहीं, समय समय पर संशोधन होता था। इस व्यवस्था में किसी जमींदार से कर न लेकर इस गांव के मुखिया, महाल के मुखिया से लिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो थॉमस मुनरो द्वारा 1820 में लागू किया गया था। क्षेत्र थे दक्षिण भारत। जमींदार नहीं, कर सीधे किसानों, रैयतों से लिया गया। रैयत बोलते हैं किसानों को। हर खेत का सर्वे कर किसान से कर निर्धारण किया गया। कर ज्यादा था, किसान गांव छोड़ने लगे, गांव वीरान होने लगे। हालांकि कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के दौरान कंपनी द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों पर पहले ही इस व्यवस्था को आजमा चुका था। ये मुनरो का कोट याद रखेंगे। अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, यह मुनरो कहता है। आगे बात करते हैं भारत में नील ही क्यों, भारतीय नील ही क्यों। नील चमकदार गहरे नीले रंग का प्रमुख स्रोत, उगता था केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे भारत। यूरोप में पहले वुड नामक पौधा प्रयोग होता था। वुड जो था बैगनी और नीले रंग के लिए ये इसका प्रयोग होता था, लेकिन यह रंग फीका था। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंगो फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली, जैमैका में ब्रिटिश, वेनेजुएला स्पेनिश नील की खेती करने लगे। तो केवल भारत में भी नहीं, अन्य देश में भी नील की खेती की जाने लगी। हालांकि 18वीं सदी भारतीय नील की मांग बढ़ी। 1788 भारतीय नील ब्रिटेन द्वारा आयात 30% था। वहीं 1810 में भारतीय नील ब्रिटेन द्वारा आयात 95% हो गया। 2 पॉइंट याद रखेंगे कि 1791 सेंट डोमिंगो फ्रांसीसी उपनिवेश में अफ्रीकी गुलामों ने विद्रोह किया, बगानों को जला दिया, मालिकों की हत्या कर दी।
नील के खिलाफ ये विद्रोह था। सन 1792 में फ्रांस ने दास प्रथा समाप्त किया, नील की खेती ठप हो गई। अब बात करते हैं कि नील की खेती कैसे होती थी, जिसमें दो विधियां थी, निज खेती और रैयत खेती। निज खेती में देखें तो बगान मालिक अपनी जमीन पर खुद खेती कराता था। बहुत सारे हल बैलों की जरूरत, जैसे 1 बीघा में 2 हल तो 2000 बीघा में 2000 हल। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से कम जमीन आती थी। बाकी जमीनें रैयती व्यवस्था के अंतर्गत है, यानी निज खेती में केवल 20% भूभाग पे ही होता था और बाकी रैयत में। अब देख लेते हैं रैयत खेती। किसान की जमीन पर अनुबंध से खेती कराई जाती। रैयत को कर्ज दिया जाता, यानी किसानों को कर्ज दिया जाता, जिसके बदले उसकी जमीन पर कम से कम 25% हिस्से पर जबरन नील उगवाया जाता था। बगान मालिक बीज देते थे, बाकी काम किसान करता था। फसल तैयार होने के बाद फिर नया कर्ज और नील की खेती, यह चक्र चलता रहता था। अब देखेंगे इसमें समस्याएं क्या आई। नील की खेती के दौरान समस्याएं क्या आई, बात करते हैं। जड़ी बहुत गहरी, मिट्टी की उर्वरता खींच लेती थी, कीमत बहुत कम मिलती थी। नील के बाद धान की खेती नहीं हो सकती थी, किसान असंतुष्ट हो गए, जिसके बाद होता है नील विद्रोह 1859। स्थान बंगाल के नील उगाने वाले क्षेत्र। विद्रोह की शुरुआत मार्च 1859 में हुई। हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया, लगान देने से मना कर दिया। नील फैक्ट्रियों पर सशस्त्र हमले किए। औरतें बर्तन लाठी लेकर सामने आईं। कई जमींदार व गांव के मुखिया रैयतों के साथ हो गए। इसमें सरकार की क्या भूमिका रही? ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि यह 1857 जैसी बगावत न बन जाए। रैयतों को उम्मीद थी कि सरकार साथ देगी, किसानों को उम्मीद थी कि सरकार इनके साथ है। 1859 में मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने घोषणा की, रैयतों को नील के अनुबंध के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जिसके बाद नील आयोग 1860 का गठन होता है। बगान मालिक दोषी पाए गए, किसान चाहे तो नील की खेती छोड़ दें। ये रखा गया कि किसान अब अपने मर्जी से चाहे तो नील की खेती करें या फिर छोड़ दें। परिणाम हुआ कि बंगाल में नील की खेती लगभग खत्म हो गई। बगान मालिकों ने बिहार की ओर रुख किया, जिसमें देखेंगे 1917 चंपारण विद्रोह। गांधी जी ने बिहार के नील किसानों का समर्थन किया। यहीं से उनका भारत में प्रथम आंदोलन भी शुरू हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। चैप्टर काफी छोटा था। अगली वीडियो में देखेंगे चैप्टर 4। मैं एक बार पूरा नोट्स दिखा दूंगी, अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मेरे लिए प्रेरणा है, तो सपोर्ट करें सफर इतिहास का को, ताकि हम साथ मिलकर इतिहास को और भी सरल बना सकें।